हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्सेज लाइफस्टाइल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेनरी के नियम की और हेनरी के नियम संबंधित कुछ सीमाओं के बारे में कि हेनरी के नियम आखिरकार है क्या और सीमाएं किसकी थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेनरी का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जब तक हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि विलेयता, यानी सॉलिड में भी पढ़ा हमने, और सॉलिड का सॉलिड में भी पढ़ा, सॉलिड का लिक्विड में पढ़ा, लेकिन क्या कोई गैस भी लिक्विड में विलय हो सकती है? तो इसका जवाब है कि हाँ, हो सकती है। लेकिन यदि कोई गैस किसी लिक्विड में विलय होती है, घुलती है, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, और वो शर्तों का जो सबसे पहला प्रतिपादन किया था वो थे हमारे हेनरी ने किया था, इसलिए इसे हेनरी का नियम भी कहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शब्दों में लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर कोई गैस जो है वो किसी लिक्विड में क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है, तो वह उसके आंशिक दाब, किसके, गैस के आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब किसको कहेंगे कि गैस पर हम प्रेशर लगाएं और वो कितना संपीड़ित हो सकता है, या संपीड़ित होने के दौरान यानी गैस को हम भर दें तो वह अपने दीवार पर कितना प्रेशर लगाएगा, स्वतः कितना प्रेशर लगाएगा, उसी को कहते हैं आंशिक दाब। तो गैस कितना आंशिक दाब लगाएगा वह उसके अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी, यस हम पहले बता चुके हैं, एस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अनुक्रमानुपाती होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आंशिक दाब। यहाँ आंशिक दाब को हम पी से ही दिखाते हैं, ठीक है। वहां पे भी पराशरण दाब था, वहां कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ आंशिक दाब आप पी से डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ये क्या होगा, देखिए सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, लेकिन इस पी का वैल्यू, ये तो खाली उनका शब्द हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस इक्वल टू, देखिए यहाँ कांस्टेंट यूज करेंगे, लेकिन इस कांस्टेंट हेनरी के नियम के अनुसार पे इसको हेनरी कांस्टेंट यूज करते हैं, और ये हो जाएगा यस इज इक्वल टू के सफिक्स में एच एंड पी, ठीक। जहां यस तो आपने पहले जानते हैं कि ये क्या है, यस गैसों की द्रव में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, विलेयता है। कोई गैस द्रव में जितना घुल सकता है वो उसकी विलेयता हो गई, यस। और के एच क्या हो गई, के एच हेनरी नियतांक क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। और बचा क्या हमारा, जो पी है, पी आंशिक दाब है, ठीक, आंशिक दाब। तो हमें समझ में, आपको आशा है कि आपको यह हेनरी का नियम समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं इसमें। अब क्या है कि हेनरी ने अपना ये नियम तो दे दिया कि कोई गैस किसी लिक्विड में घुले, अब घोल तो दिया गया, लेकिन इस किसी भी गैस का लिक्विड में घुलने के लिए कुछ शर्त होनी चाहिए, और वो शर्त क्या है, तो इसी को कहते हैं हेनरी नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो चलिए जान लेते हैं कि हेनरी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या होना चाहिए कि ये जो आंशिक दाब है ये बहुत ज्यादा ना हो। नोट कर लीजिएगा आप, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या है, नियम तो आपको समझ में आया होगा। अब हेनरी के नियम जो है, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या लिमिटेशन है, इसको समझते हैं। ऐसे क्या क्या लिमिटेशंस हैं जो कि हेनरी के नियम पर क्या होती हैं, फॉलो की जाती हैं, हेनरी का नियम जिसपे पालन करता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला नियम है, देखिए ये हमारा हेनरी का नियम है। तो हेनरी का नियम में कौन कौन है भाई, सबसे देखो सिंपल सा हम लोग देख सकते हैं, यस इज डायरेक्टली टू प्रोपोर्शनल टू पी, या क्या कह सकते हैं कि यस इज इक्वल टू के एच पी, ये हमारा हेनरी का नियम है, हमने जाना। अब क्या जानते हैं कि हेनरी के नियम की क्या क्या लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस में क्या क्या आ सकती है, सॉल्युबिलिटी हो सकता है कुछ उसकी सीमा, इसका उसका आंशिक दाब हो सकता है, यानी इंटरनल जो प्रेशर है वो हो सकता है, या केएच हो सकता है। तो केएच तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस होने नहीं है। तो क्या होंगे, देखिए नंबर एक होगा, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, आंशिक दाब जिसको कहते हैं कि आंशिक दाब अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक ना हो, ठीक। दूसरा क्या होनी चाहिए ऐसा, दूसरा में देखिए हमने बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ठीक है, लेकिन अगर वही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोई भी गैस होगा चाहे कोई भी पदार्थ हो, अगर वो ताप पाता है तो वो प्रसार करता है, सीधी सी बात है। तो जब यहाँ पे गैसों में क्या हो जाएगा, ताप अधिक हो, ठीक है, ताप तो अधिक होगा ही, ताप अधिक होगा तो प्रसार होगा, प्रसार होगा तो इंटरनल जो इंटरनल क्या बोलते हैं दाब है, जो आंशिक दाब जिसको कहते हैं, ये आंशिक दाब क्या होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो सकता है यहाँ पे कि ताप अधिक कम ना हो, यानी ताप कम ना हो, ताप कम ना हो, दाब अधिक ना हो और ताप कम ना हो। तीसरा क्या हो सकता है कि गैस जो है, वो जो गैस में घोल रहे हैं अधिक विलेय ना हो, गैस विलायक में अधिक विलेय ना हो, विलायक में अधिक विलेय ना हो,
जैसे बात करते हैं हम पानी की, पानी ले लेते हैं और पानी में हमने क्या कर दिया, H2O है, H2O में हम बहुत सावधानी से उठा के क्या डाल देते हैं, सोचा कि हमने चलो नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, नाइट्रोजन डाल दिया। अब डाल देंगे ये तो बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन टूट जाएगा और फटाफट फटाफट पानी में घुल जाता है। नाइट्रोजन गैस पानी में घुलनशील है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसा गैस नहीं होना चाहिए जो विलायक में अधिक विलय ना हो, अधिक विलय हो। अगर अधिक विलय होगा तो क्या होगा, सॉरी अधिक विलय ना हो, अधिक विलय अगर होगा तो क्या होगा, वो घुल जाएगा और ज्यादा जल्दी घुलेगा तो उसका जो प्रेशर लगेगा हमारे वाल्व्स पर वो कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज होगा, यानी गैस विलायक में अधिक विलय नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट होना चाहिए गैस विलायक में न तो टूटे और न ही विलायक से कोई अभिक्रिया करे। ठीक है, हाँ, गैस जो होगा, गैस विलायक में टूटना नहीं चाहिए, भंजित ना हो या टूटे ना आना चाहिए, टूटे नहीं। समझ गए? क्यों नहीं टूटना चाहिए? अगर मान लीजिए कि हमने गैस लिया कोई और वो पानी में डालते या लिक्विड में डालते ही क्या हो गया, वो टूट गया, तो उसका प्रेशर कहां लग पाएगा, प्रेशर तो काम नहीं करेगा क्योंकि वो रिएक्शन में बिजी हो जाएगा। रिएक्शन में बिजी होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर लगा नहीं पाएगा बॉडी पे, तो कोई दिक्कत, हमारा जो आंशिक दाब होगा वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए ये जो हेनरी का नियम कहता है कि ऐसा गैस नहीं होना चाहिए जो कि क्या हो, उस लिक्विड से यानी विलायक से, सॉल्वेंट से क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। और ऐसा गैस भी नहीं होना चाहिए जो कि उसमें अधिक घुल जाए। ठीक, और ताप कम नहीं होना चाहिए, ताप अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो कितना भी आप प्रेशर लगाओ, टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर काम नहीं करेगा। और आंशिक दाब अधिक नहीं होना चाहिए, आंशिक दाब भी अधिक नहीं होना। ऐसा नहीं कि हम क्या करें कि 2 किलो का सिलेंडर है उसमें उठा के 10 किलो गैस भर दें, तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा वैसे भी सिलेंडर के वाल्व से, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो दाब, आंशिक दाब है, इस दाब के साथ साथ और क्या होगा, और क्या होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाष्प दाब क्या होता है। क्या होता है वाष्प दाब? ठीक, तो देखिए इसे कहते हैं कि किसी शुद्ध द्रव पर, किसी शुद्ध द्रव पर या किसी शुद्ध द्रव की वाष्प दाब साम्यावस्था में वाष्प द्वारा उस पर लगाया गया दाब होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो सीधी सीधी ऐसे कहते हैं कि हमने लिया एक गिलास, एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी, और उसको हमने क्या किया, वैसे रख दिया, या किसी बोतल में लिया, हमने बोतल लिया और बोतल में हमने क्या कर दिया, पानी को भर के रख दिया। आप क्या देखते हैं कि वो पानी धीरे धीरे वेपोरेट होता है बोतल के अंदर ही, और अंदर वेपोरेट होते होते ही एक कंडीशन आता है कि वो अंदर क्या करता है, एक बार अंदर से प्रेशर लगाता है। वो आपको महसूस तो होता नहीं है क्योंकि कुछ देर बाद वो फिर से नॉर्मल ठंडा हो जाता है। तो जब पानी वाष्पित हो रहा हो, यानी आप क्या करो कि गर्म पानी भर दो। ठीक, अब गर्म पानी भर दो और गर्म पानी भरने के बाद आप उठा के रख दो, कहां, कहीं भी रख दो, फ्रीज में रख दो, चाहे उसे नॉर्मली रख दो 2-4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। अब जब कुछ घंटे के बाद जब वो पानी ठंडा होगा, गर्म पानी, तो आप देखेंगे कि बॉटल पिचक चुका होगा। ठीक है, आप नोटिस घर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग नॉर्मली कर सकते हैं कि आप थोड़ा टेम्परेचर यानी 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी ले लीजिए और उसको, या तो फिर आप बॉइल्ड वाटर ले लीजिए, बॉयल कर रहा हो, गर्म हो, जल्दी होगा, रिएक्शन तेज होगा, तो आप बॉयल वाटर को ले लीजिए और लेने के बाद क्या करिए, पानी बॉटल में डाल दीजिए और कैप को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको ऐसे रख दीजिए ठंडा होने के लिए, या फ्रिज में रख दीजिए ले जाके, जल्दी अगर चाहिए तो क्या होगा कि वो कुछ जब ठंडा होगा ना, तो बॉटल जो फूला हुआ था यानी अपना कंप्लीट शेप में था, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा या पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए जब उस गर्म था तो वाष्पन की क्रिया तेज हो रही थी, तो गैस जो उनके पार्टिकल्स थे वो दूर दूर थे। अब क्या हो रहा है कि ये जो वाष्प दाब उसके अंदर, अब जब वो ठंडा हो गया तो वो वाष्प जो थे, जो दूर दूर थे, जो दाब लगाए हुए थे, अब वो सिकुड़ के अपने पास आ रहे हैं। तो जब पास आ रहे हैं तो ये वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले जो अधिक था बाद में कम हो जाएगा। लेकिन यही क्रिया आप ऐसे करिए, ठंडा पानी लीजिए, बोतल में भरिए थोड़ा सा, उसके बाद ढक्कन बंद करिए और धूप में फेंक दीजिए, या ले जाके कहीं ऐसे टेम्परेचर में रख दीजिए जहां टेम्परेचर बढ़ता हो। ठीक है, आग के संपर्क में ना रखिए। अब क्या होगा, जब आप कुछ देर बाद देखेंगे जो पानी धीरे धीरे वेपर हो जाएगा यानी वाष्प बन जाएगा, तो वो बॉटल टाइट हो जाएगा। क्यों टाइट हो जाएगा? क्योंकि अंदर जो पानी है वो वाष्प बन के अपने बॉटल के ऊपर एक प्रेशर लगा रही है, उसी को कहते हैं वाष्प दाब। यानी समझ में आया कि शुद्ध द्रव जब खुद अगर किसी विलयन में, शुद्ध द्रव या कोई विलयन होगा तो द्रवित अवस्था में भी हो सकता है और किसी अन्य अवस्था में भी हो सकता है, ठोस द्रव गैस के विलयन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि द्रव है किसी गैस में घुला हुआ है, तब की बात हो रही है। तो कोई कोई गैस है द्रव में घुला हुआ है, तब की बात हो रही है। तो यहाँ क्या होगा कि वाष्प दाब कब किसे कहेंगे, तो वाष्प दाब के लिए हमने बताया कि किसी गैस घुला हुआ द्रव या विलयन, गैस से बना विलयन अगर बॉटल में या किसी भी सिलेंडर में रख दिया जाता है, तो वह अपने दीवार पे, सिलेंडर के दीवार पे एक अलग सा प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को कहते हैं वाष्प दाब। ज्यादा कुछ लिखने या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस वाष्प दाब के द्वारा क्या होती है, जैसे हमने बताया कि अभी हमने शरबत बनाया, एक बॉटल लिया हमने और इस बॉटल में हमने उठा के भर दिया, कुछ भी लिक्विड भर दिया। अब क्या कर रहे हैं, इसके कैप को कर दिया हमने वापस बंद। अब क्या होगा, देखिए पहले तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे भरा है। अब हम धीरे धीरे इसको ले जाके कहीं, अभी तो पहले क्या था 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब हम इसको टेम्परेचर बढ़ा करके कितना कर दे रहे हैं, 70 डिग्री कर दे रहे हैं।
देखिए 70 डिग्री है, बॉटल हमारा कांच का होगा, आराम से सह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने क्या कर दिया, बॉटल कांच का था, उसमें हमने पानी को अरे ये पानी में रखा हुआ बॉटल है, लिक्विड बना हुआ हमारा जो सोल्यूशन है, उसको हम ले जाकर टेम्परेचर में रख दिया हमने। अब क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स अभी कहीं नहीं दिख रहे थे या वाष्पित नहीं थे या बॉटल स्ट्रिक्टली नहीं था, अब ये 70 पे जाएगा तो इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, जो गर्मी मिलेगी ना तो ऑटोमेटिक दूरी बन जाएगी। ठीक है, अभी ठंडी हो जाती है, ठंडी मौसम है, तो ठंडी में आप क्या करते हैं, एक रजाई में दो दो तीन तीन लोग आराम से सो लेंगे। लेकिन वही अगर गर्मी हो तो रजाई को तो दूर छोड़िए, एक चद्दर में भी आप एक दो लोग एक साथ नहीं सोना चाहोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्मी ज्यादा है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो जब केमिस्ट्री की लैंग्वेज है भाई, कि अगर केमिस्ट्री कह रहा है कि अगर गर्मी बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो आप भी एक प्रकार के पार्टिकल्स ही हो। ठीक, तो देखिए ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने रखा, तो ये इसका जो वाष्प दाब होगा वो बढ़ जाएगा। क्या कारण हमने लगाया, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाष्प दाब बढ़ गया। अब कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि वाष्प दाब प्रभावित हो सकता है। तो वाष्प दाब प्रभावित होगा तो क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला हो सकता है वाष्प दाब में अवनमन। क्या हो सकता है, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है वो, वाष्प दाब में अवनमन हो गया। और क्या हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, वाष्प दाब में उन्नयन हो सकता है, वाष्प दाब में अवनमन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या किसी कैसे कहेंगे, देखिए वाष्प दाब में अवनमन कब होगा और वाष्प दाब में अवनमन होने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए जब किसी शुद्ध विलायक में हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया है, और सॉल्यूशन हमारा किसका बना है, सॉल्यूट का बना है, सॉल्वेंट का है। तो जब किसी सॉल्वेंट, अगर हमारा शुद्ध सॉल्वेंट है, तो कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील, हमने क्या बताया अभी 70 पे रखेंगे तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई उसके भी पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसमें अवाष्पशील द्रव मिला दें या अवाष्पशील विलेय मिला दें, तो अवाष्पशील मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, वो वाष्पित होगा ही नहीं। तो अवाष्पशील मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो कमी होती है उसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। सीधी सी बात, क्या मिलाया हमने, अवाष्पशील पदार्थ, अब वो क्या विलेय हो, विलायक हो, कुछ भी। ठीक, तो जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील पदार्थ मिला दें और मिलाने पर जो इसका वाष्प दाब होगा वह पहले वाले वाष्प दाब की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। इस घटना को भी कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब वाष्प दाब में अवनमन के लिए क्या परिभाषाएं लगाई जा सकती हैं, देखिए अब इसको हम गणितीय फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वाष्प दाब का अवनमन जो है, वाष्प दाब में जो अवनमन है इसे हम कम कर सकते हैं। क्या होगा, देखिए वाष्प दाब में अवनमन इज इक्वल टू, देखिए माना कि पहला जो प्रेशर था वो कितना था, P, दूसरा प्रेशर कितना है, अब देखिए सॉल्युबिलिटी मिलाने के बाद की है, तो ये इसका जो प्रेशर होगा वो मान लीजिए कितना है, PS। तो देखिए पहला प्रेशर P था, दूसरा PS। जैसे देखिए पहला क्या था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा था, मान लो 40 डेसिबल प्रेशर था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो सेकंड प्रेशर आ रहा है, हमने वाष्पशील मिला दिया, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो जो वाष्प का अंदर से प्रेशर बन रहा था पास्कल का वो कम हो गया। कम होने के बाद कितना हो गया, मान लो 30 हो गया। तो क्या करेंगे हम, 40 पहले था, 30 बाद में हुआ, तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। 10 की क्या हुई, कमी हुई। तो इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे ये सूत्र है कि वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन अगर पूछ दे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कितना होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मतलब कितना ऐसा अपेक्षा किया जा सकता है कि वाष्प दाब इतना ही कम हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ था, P माइनस PS, और टोटल बटे अपेक्षा कर रहे हैं कितने से, P से, तो यहां बटे P। ये है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब फार्मूला को जरूर लिखते चलो बेटा, क्योंकि ये भी फार्मूला वही है कि जो बेसिक से उठाए जा रहे हैं और आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक, अब क्या करते हैं, हमने अभी बात किया हेनरी के नियम की। देखिए हेनरी ने अपनी बात तो कह दी, अब हेनरी की बात को दोहराने आएंगे कोई और, क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया साइंस है, और साइंस में क्या होता है, बार बार वही चीज रिपीट करने के लिए सब अपने अपने मत लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी मत को लेकर के, इन्हीं के बात को आधा पकड़ के लेके आए कौन, हेनरी की जगह पर आ गए हैं राउल्ट। कौन आए, राउल्ट। और राउल्ट ने अपना एक नियम दिया, राउल्ट का नियम जिसे कहते हैं। आइए देखते हैं इनके अनुसार क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस 2023 बोर्ड एग्जाम की सबसे, या बोर्ड एग्जाम कह दीजिए कि बोर्ड एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग मिला हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका नाम है राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम पूछता है तो राउल्ट के नियम के बाद ये केवल इतना ही सही क्वेश्चन नहीं पूछता कि राउल्ट के नियम क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आएगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है और राउल्ट के नियम की सहायता से हम अणुभार की गणना कैसे कर सकते हैं, या सूत्र का निगमन पूछेगा, और या तो इसी पे एक जस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस अभी वीडियो को पूरा देखिएगा,
ताकि आपको ये थ्योरी, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउल्ट का नियम जानते हैं। राउल्ट का नियम है क्या? देखिए बच्चों, राउल्ट का नियम क्या कहता है? देखिए, हमने पहले ही बताया था, अभी जो हमने सॉल्युबिलिटी उसकी बात किया है, हेनरी के नियम की बात की है। हेनरी के नियम में क्या हमने बताया कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, विलेयता ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। किसके पी? पी क्या है? आंशिक दबाव, यही था ना। लेकिन अब देखिए, सेम इसी चीज को समझ लीजिएगा कि राउल्ट ने अपने भाषा में क्या कहा। ध्यान दीजिएगा, राउल्ट ने कहा कि भाई जो पी है ना, यानी दाब, आंशिक दाब। आंशिक दाब किसको कहें? हमने बताया अंदर से जो एक इंटरनल दाब होता है थोड़ा सा गैस का, उसकी बात है। तो यहाँ पे गैस की बात को ही वाष्प दाब में कन्वर्ट कर दिया गया, और वाष्प दाब के अनुसार राउल्ट के क्या नियम थे देखिए, समझिएगा। इसी के अनुसार हम तुलना करके आपको समझाएंगे और आप आराम से उसे क्लियर कर लेंगे। देखिए, राउल्ट ने कहा, राउल्ट के नियम क्या है? किसी विलयन की वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन की वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है? विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होती है। शब्द वही है, अर्थ अलग है। क्या है? देखिए, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब P माइनस PS। P क्या है? शुद्ध विलायक का दाब, वाष्प दाब। ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, हुआ ना, इज इक्वल टू अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के। विलेय का मूल प्रभाज मतलब अगर विलेय जो है या स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्या है स्मॉल एन? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी टोटल विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, ये मोल प्रभाज हो गया। देखिए, अभी उसमें क्या था? मोल प्रभाज किसको हमने कहा? सॉल्युबिलिटी। मोल प्रभाज सॉल्युबिलिटी मतलब जितना जो जिसमें घुला है, पूरा विलयन में कितना विलेय है, वही सॉल्युबिलिटी होती है ना। पूरे विलयन में कितना विलेय है, कितना घुल सका है उसमें, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। देखिए, यन अपान यन प्लस यन माने विलेय बटे विलयन, विलेय बटे विलयन क्या हो जाती है? विलेयता ही कहते हैं, मोल प्रभाज उसी को कहते हैं। देखिए, ये हो गया। और ये है P माइनस PS अपान P, मतलब कि कुल दाब माने विलयन का जो दाब था, विलायक का जो शुद्ध दाब, शुद्ध विलायक का दाब माइनस विलयन का दाब बटे विलायक का दाब, यानी ये है प्रेशर। वही ना हुआ, P इज इक्वल टू यस, है कि नहीं है? सॉल्युबिलिटी और ये प्रेशर, क्लियर ना। लेकिन इसमें कांस्टेंट यूज हुआ है कि एच का, क्यों? क्योंकि यहाँ P माइनस PS अपान P जब करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, होगी ना, इसलिए यहाँ पे नियम ये देखिए, दोनों एक दूसरे से रिलेट किए कि नहीं किए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये है हमारा राउल्ट का नियम। अब भाई, जब सबसे पहले हेनरी दिए थे उनकी भी कुछ सीमाएं थी, तो राउल्ट के नियम की भी कुछ सीमाएं होंगी। तो इनकी पहली सीमा क्या है? ध्यान दीजिएगा, इनकी सीमा है कि इनका जो ये नियमवा है ना, ये नियमवा केवल और केवल किस पे निर्भर करता है? किस पर काम करेगा, किस पे कारगर होगा, किस पर लागू होगा? तो देखिए, ये जो लागू होगा ये केवल और केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। किस पे? तनु विलयनों पर, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होता। केवल ये किसके लिए लागू होगा? तनु विलयनों के लिए। दूसरा, ये विद्युत अपघट्यों के लिए लागू नहीं होता। ये है लिमिटेशन। क्या है? लिमिट्स। सबकी भाई कुछ सीमाएं होंगी, तो जैसे तनु विलयनों के लिए लागू तो होता है, बट विद्युत अपघट्य के लिए नहीं। विद्युत अपघट्य के लिए नहीं लागू होता। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा, यह उन विलयनों के लिए मान्य नहीं है जिसमें ये क्या होते हैं? जुड़ते या टूटते हैं। मतलब ऐसे विलयन जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी विलेय पदार्थ जो अगर घोल दिया जाए तो वो क्या हो? टूटे या जुटे, इस तरीके से वो अगर उसके साथ क्या होगा? ये कारगर नहीं है, मानी ये नियम उन पे लागू नहीं होता। जैसे यहाँ पे सीधे सीधे कह दिया गया विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होता है कि बैटरी जब चार्ज होती है तो क्या होते हैं? ये टूट जाते हैं, और जब चार्ज डिस्चार्ज होते हैं तो फिर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पे भी होता है। तो आप ये दोनों मैंने इन सब के लिए लागू नहीं होता। यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि कोई भी नियम हो, अगर वो टूट रहा है, रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो रही है, तो कोई नियम लागू होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब जान लेते हैं। देखिए, अब इस प्रश्न, ये प्रश्न तो छोटा सा था, कहोगे सर ये 5 नंबर में 8 नंबर में आ जाता है। हाँ, 5 नंबर में आ जाता है, लेकिन इतना बड़ा सा नहीं आता कि राउल्ट के नियम की परिभाषित कीजिए खाली, या उसकी सीमाओं को व्याख्या कीजिए। राउल्ट के नियम की परिभाषा दीजिए, उनकी सीमाओं को लिखिए, तथा उसके नीचे जस्ट तुरंत एक क्वेश्चन दिया जाएगा, चाहे वो डेरिवेशन रहा हो और चाहे। तो चलिए, इसमें प्रश्न, अगला प्रश्न जो बनता है वो प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इस नियम के सहायता से, है ना राउल्ट का नियम, इस नियम के सहायता से विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, राउल्ट के नियम की सहायता से विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे करेंगे? चलिए हम परिभाषा को इरेज कर देते हैं, कोई हमसे उससे अभी कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम पूरा काम करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास फार्मूला है।
और हमारा प्रश्न क्या था, पहले राउल्ट का नियम था, राउल्ट का नियम तुम्हारे सामने है। अब इसी की सहायता से विलेय के अनुभार का निर्धारण करना है। गोला गोला कौन है और निकालना किसको है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, तो माना कि जो ये अति तनु विलयन के लिए लागू होगा, तनु विलयनों के लिए लागू होता है, हमने सीधे बोला है। तो तनु विलयन के लिए यन का मान जो होगा वो इस कैपिटल यन की तुलना में क्या होगा, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल यन इज निग्लिजिबल, ठीक है, इज इक्वल टू या कम होता है। तो इसको क्या कर देते हैं, देखिए यन इज इक्वल टू एन प्लस, या ऐसे सीधे सीधे लिख देते हैं कि क्या होता है, यन का मान कैपिटल यन प्लस यन के लिए यानी विलयन के लिए अति सूक्ष्म होगा, अति न्यून होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। तो बहुत कम होने की स्थिति में क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग लिख लेते हैं सीधे यन प्लस कैपिटल यन इज इक्वल टू कैपिटल यन, यानी घुला ना घुला कोनो मतलब का आवश्यकता नहीं, यानी उसमें विलय पड़ा है कि नहीं पड़ा है क्या मालूम। जैसे क्या है, 10 लीटर पानी में 50 ग्राम नमक घोल दो तो क्या पता चलेगा कि नमक घुला है उसमें, पीना हो जिसको तो पी जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 1 लीटर पानी है उसमें 2 चुटकी चीनी डाल दो तो कुछ पता तो चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। तो उसी तरीके से यहाँ है कि ये विलय का मान क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए जो विलय यानी विलयन का मोलों की संख्या है वो केवल और केवल विलय के मोलों की विलय का मोलों की संख्या जो है वो केवल विलायक के मोलों की संख्या के लगभग बराबर होता है। तो जब इतना होगा तो क्या हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा P माइनस पी एस अपान कैपिटल P, माने वही P है, इज इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, ठीक है। ये हो जाएगा, इसे हम समीकरण नंबर ये तो ये मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, देखिए हमने अभी ये माना कि बहुत कम होगा, तो हम जानते हैं देखिए कि जो टू हम कैपिटल और स्मॉल 2 W का वैल्यू लेंगे यहाँ पे। देखिए हमने अनुभार का निर्धारण करना है, हमारे पास 2 इक्वेशंस तैयार हैं। एक क्या है कि हमारा जो वास्तविक था विलयन का उसका लिया गया, और दूसरा P माइनस पी एस अपान पी इज इक्वल टू एन अपान एन, केवल क्या किस लिए, किस कंडीशन में कि एन का मान जो होगा वो विलयन के लिए बहुत ही कम होगा, ठीक है, माने विलय का मान जो विलयन के लिए बहुत ही कम होगा। तो देखिए जो स्मॉल एन का मान आ रहा है, देखिए इसको नीचे से ऊपर ले चलते हैं इधर, तो स्मॉल एन का जो मान आ रहा है ये क्या होगा, कैसे हम इसको कहेंगे क्या। देखिए तो मान लेते हैं जो स्मॉल विलय है उसका जो वेट है टोटल वो कितना है, स्मॉल W है, ध्यान से समझिएगा, और जो इसका अणुभार आ रहा है वो क्या है, स्मॉल m है, ठीक। उसी तरीके से कैपिटल M का मान जो होगा वह क्या होगा, कैपिटल W होगा, टोटल वेट कैपिटल W, और जिसका जो अणुभार होगा वो कैपिटल M होगा ना। इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, उठा के इन दोनों मानों को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिखो दोनों मानों को समीकरण 2 में रखने पर, उठा के समीकरण 2 में हमने क्या कर दिया, रख दिया। अब समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा, देखिए अब हमें समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं है, इसको उठा के हटाते हैं इससे, समीकरण 2 खाली हमारा ये है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए एन अपान एन, यानी एन की जगह छोटा W बटा छोटका m पूरे के बटे बड़का W बटे बड़का m, क्या हो जाएगा यहाँ P माइनस पी एस अपान कैपिटल P यानी पूरा P इज इक्वल टू एन स्मॉल m की वैल्यू क्या है W बाई m, स्मॉल W बाई स्मॉल m, ठीक, पूरे के बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M, ये हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा P माइनस पी एस पूरे के बटे P माइनस पी एस बटे P इज इक्वल टू, देखिए WM ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, स्मॉल W कैपिटल M बटे कैपिटल W स्मॉल m। ये हमारा जो है ये क्या है, यही हमारा वो फार्मूला है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अणुभार यानी विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, स्मॉल m की मान की गणना किया जा सकता है। देखिए जहां देखिए इसी सूत्र की सहायता से स्मॉल m कोष्टक में विलय का अणुभार, विलय का अणुभार की गणना कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों हमारे सामने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इधर प्रेजेंट है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने जैसे हमने बताया कि राउल्ट के नियम के आधार पर हम गणना कर सकते हैं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लगातार 3 साल आया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके इसका आंसर देखते हैं कितना आता है, क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न को समझते हैं। देखिए जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहले उसे एक बार आराम से पढ़ो, थोड़ा सा समझो, उसके बाद फार्मूला सेटअप करो कि कौन सा फार्मूला इस पे पुट करेगा, ठीक है।
अभी आपको क्या प्रॉब्लम होगी कि जब प्रश्न पढ़ेंगे तो कहेंगे कि सर किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन का वाष्प दाब 87 mm है, यानी मिलीमीटर है, पाया गया। यदि इसी ताप पर टेम्परेचर सेम है, यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। तो देखो इसमें हमको दिया क्या है, कुछ नहीं है, 18 ग्राम दे दिया है, 100 ग्राम दे दिया है, 87 mm 92 mm। कहोगे सर इसमें हम कैसे पदार्थ का अणुभार कैसे निकाल सकते हैं? अरे पदार्थ है क्या? कोई पदार्थ है, पता नहीं। जब हमें पदार्थ पता ही नहीं है तो अणुभार कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? सीधी सी बात है ना। लेकिन नहीं, किया जा सकता है, और इसे करने के लिए ही हमने ये प्रश्न को चुना है, क्योंकि ये इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि आप इतने से समझ लीजिए कि न तो पदार्थ का नाम दिया है कि आप फार्मूले से निकाल सकते हैं अणुभार को, और ना कुछ दिया है, सीधे सीधे केवल दे दिया है विलयन का वाष्प दाब इतना है, और इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, मानी नॉर्मल जल जो है उसका वाष्प दाब इतना है। अगर वाष्प दाब में आप अच्छी काउंटर में देखेंगे तो देखिए 92 ही था, 87 mm हो गया, यानी मिलाया गया है तो कुछ उसकी वाष्पशीलता कम होगी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन सॉल्व करते हैं। और कैसे होता है सॉल्व, आइए देखते हैं। देखिए हमें दिया है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, कितने ग्राम को? 18.1 ग्राम के पदार्थ है, पदार्थ मतलब विलेय पदार्थ है, तो विलेय पदार्थ को हमने पहले ही बता दिया। सॉल्यूशन हम लोग करना शुरू करते हैं, हल। तो क्या होता है कि स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय पदार्थ का जो वेट है वो कितना है? 18.1 ग्राम, 18.1 ग्राम, ये हमको पता चल गया। और क्या है, को 100 ग्राम जल में घोला गया, यानी कैपिटल डब्ल्यू का भी मान हमको मालूम है, कैपिटल डब्ल्यू का मान है 100 ग्राम। ठीक, अब क्या है, घोला गया है, तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब मतलब पीएस, पीएस सॉल्यूशन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए वाष्प दाब कितना है विलयन का? 87 mm, 87 mm। ठीक, और क्या है, इसी ताप पर जल का वाष्प दाब यानी विलायक का, विलायक मतलब शुद्ध पदार्थ का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? 92 mm। देखिए अब इस तरीके से धीरे धीरे प्रश्नों को पढ़ते जाइए तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। तो पदार्थ का अणुभार के साथ अब देखो, पहले एक पदार्थ को हमको मालूम है विलायक, कौन मालूम है? विलायक। देखिए कैपिटल यम कौन है? विलायक का अणुभार है, क्या है? विलायक का अणुभार। देखिए ये है विलायक। अब इसका अणुभार क्या होगा? तो इसका अणुभार H2O का अणुभार हम लोग निकाल लेंगे, तो H2O का अणुभार कितना हो जाएगा? देखिए इसका होता है कितना? 16 और 2 18, यानी कैपिटल यम का मान जो होगा वो कितना होगा? 18 होगा। अब हमारा फार्मूला क्या है? फार्मूला है, देखिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला है कि P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू, देखिए स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m, यही है ना। तो चलिए इसी फार्मूले को उठा के पुट कर देते हैं, तो इसी फार्मूले पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 92 है नॉर्मल, P की वैल्यू 92 माइनस पी एस कितना है भाई? 87। ठीक है, बटे P की वैल्यू फिर 92 वही 92 इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M 18, स्मॉल w 18.1, ये हो जाएगा 18.1 गुणे 18 पूरे के बटे कैपिटल w यानी 100 ग्राम है, ये हो जाएगा 100, फिर गुणे स्मॉल m की वैल्यू मालूम है वो नहीं। ठीक, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा कितना? 5 बटे 92 बराबर ये हो जाएगा 18.1 गुणे 18 पूरे के बटे 100 m। तो यहाँ m का इधर गुणा कर देते हैं और नीचे ए कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 500 और इधर हो जाएगा m। ठीक है, यहाँ 5 आ रहा था, 5 का हमने नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m का ऊपर कर दिया, यहाँ m 5 m होता, लेकिन ये नीचे भेज दिया, नहीं इधर इतना हो गया। अब ये क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसको m बराबर कितना आ जाएगा आप उसको सॉल्व करके देखिएगा। इसमें m बराबर आएगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 92 गुणे 18.1, ठीक है, गुणे 18 पूरे के बटे 500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके आप लोग निकाल लीजिएगा, स्मॉल m बराबर ये आएगा 59.94, ये इतना इसका अणुभार है विलेय का। ठीक, यानी कौन सा विलेय घुला होगा? जिसका जो विलेय घुला होगा उसका अणुभार लगभग 60 आएगा, 59.94 यानी 60। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस एक छोटे से, देखिए एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन सम्मिलित हैं, तो इसलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छा खासा नंबर गेन कर सकें। और अगर आपने अभी चैनल पर नए हैं और आप पहली बार वीडियोस देख रहे हैं और आगे और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में हम इस चैनल पे लाइव क्लासें ले सकें आप लोग को देखते हुए। क्योंकि आप लोग का क्लास अगर बिना फेस एक्सप्रेशन, बिना क्वेश्चन या जवाब या सवाल के पढ़ाने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता किसी भी टीचर को, इसलिए अगर आपका सवाल लाइव क्लास में अगर आपका सवाल आता रहेगा तो हमें उसका जवाब देने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। और हम जल्द से जल्द आशा करते हैं कि आप लोग
वीडियो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।